हेलो बेटा, वेलकम टू बिलियन एकेडमी केमिस्ट्री बाय धर्मवीर सर। आज चलेगा हमारा लेक्चर नंबर 17 या मैं बोलूं कि आज हमारा इस चैप्टर का यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा इस वीडियो के साथ में। टॉपिक है हमारा कोरोजन। अब कोरोजन होता क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोरोजन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक एप्लीकेशन है, यानी इसमें भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बेस्ड पर ही कुछ रिएक्शन होने वाली है। ठीक है। अब कोरोजन क्या है, तो कोरोजन जो होता है नॉर्मली जब कोई मेटल तुम्हारे काम की नहीं रहती, जब कोई मेटल हमारे काम की नहीं रहती, जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यू घट जाती है, ठीक है, तो वो कोरोजन कहलाता है। अब इकोनॉमिकल वैल्यू घटने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिनमें से एक रीजन ये होता है कि जब एटमॉस्फेरिक गैसेस किसी सरफेस पर, एटमॉस्फेरिक गैसेस किसी मेटल के सरफेस पर अटैक करें और उसे खत्म करने लगे, उसके पास में कोई कंपाउंड बनाने लगे, वो एक कोरोजन हुआ। तो कोरोजन दो तरीके का हो सकता है। नंबर एक तो ड्राई गैसेस अटैक करें, नंबर दूसरा मॉइस्चर अटैक करें। ड्राई गैसेस अटैक करेंगे तो वेट कोरोजन कहलाएगा, और अगर मॉइस्चर अटैक करेगा तो वो कोरोजन है। ठीक है, तो वेट कोरोजन बोलूंगा मैं उसे। तो अब मैं सबसे पहले बताता हूं कोरोजन। तो कोरोजन है क्या? कोरोजन क्या है कि जब एटमॉस्फेरिक गैसेस किसी मेटल के सरफेस पर अटैक करती हैं तो द प्रोसेस, फिर कंपाउंड बनते हैं, वही कोरोजन है। द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू, यहीं लिख देता हूं, ड्यू टू द अटैक ऑफ atmospheric gases on the surface of metal, resulting in the formation of compounds, such as oxide, sulfides, carbonates, sulfates is called कोरोजन। तो जब एटमॉस्फेरिक गैसेस किसी मेटल के सरफेस पर अटैक करती हैं और कुछ कंपाउंड्स बनाती हैं, जिनमें ऑक्साइड हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, वो क्या कहलाएगा? कोरोजन कहलाएगा। अब कोरोजन जो होता है, इसके दो पार्ट है। कोरोजन के दो पार्ट हैं, मैंने अभी आपको बताया था। कोरोजन के दो पार्ट हैं। नंबर एक तो होता है ड्राई कोरोजन, और ड्राई कोरोजन को हम बोलते हैं डायरेक्ट केमिकल कोरोजन। और दूसरा होता है हमारे पास में वेट कोरोजन। तो सबसे पहले मैं आपसे ड्राई कोरोजन की बात करता हूं। तो ड्राई कोरोजन का मतलब होता है जब ड्राई गैसेस, केवल ऑक्सीजन या CO2 या SO2 या H2S या O2 किसी मेटल के सरफेस पर अटैक करके उस मेटल को खत्म करने लगती हैं, कोई केमिकल रिएक्शन करने लगती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होने लगती है, तो उसको मैं बोलूंगा ड्राई कोरोजन। और ये जो ड्राई कोरोजन होता है ज्यादातर वहां पर होता है जहां पर आपकी कंपनीज होती हैं, क्योंकि उनमें से धुआं निकलता है। जो उस कंपनी में चिमनी वगैरह होती हैं, उनमें से पॉइजनस कुछ कंपाउंड निकलते हैं, धुआं निकलता है पॉइजन, ठीक है, तो वो वहां पर सबसे ज्यादा रिएक्शन होती है। तो वहां के आसपास का जो मेटल है वो खत्म होने लगता है, खराब होने लगता है उन ड्राई गैसेस की वजह से, तो वो ड्राई कोरोजन हुआ। अब वेट कोरोजन जो मॉइस्चर की वजह से लगे, जो पानी की वजह से लगे, वो वेट कोरोजन है। तो डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो कौन सा है? वेट कोरोजन है, और वेट कोरोजन ही चलने वाला है। वेट कोरोजन जो मॉइस्चर की वजह से लगे, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं वेट कोरोजन के।
एग्जाम्पल लिख रहा हूं किसके, वेट कोरोजन के। तो नंबर 1 तो है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन ऑफ आयरन, जिसे पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन एक है। दूसरा एग्जाम्पल टार्निशिंग, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर यानी सिल्वर जो है वो ब्लैक ब्लैक कलर का होने लगता है, ठीक है। एक है तुम्हारे पास में डेवलपमेंट ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तो यहां पर लिख दो ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तो कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आने लगती है अपने आप जब मॉइस्चर अटैक करता है। अगर तुम्हारे घर में कोई कॉपर का बर्तन है तो उस पर तुम देखोगे उसके किनारों पर ग्रीन ग्रीन एक लेयर है जो छूटती नहीं है, स्टिकी कोरोजन है, वो स्टिकी, छूटेगा नहीं। टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर ब्लैक ब्लैक कलर की हो जाती है, ये भी स्टिकी कोरोजन है। लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो स्टिकी कोरोजन नहीं है। आयरन के ऊपर जब रस्ट लग जाता है तुम उसको छुटाओ तो वो आसानी से छूट जाता है, किसी से रब करिए, ठीक है, रब करोगे तो वहां से छूट जाता है, यानी जो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, यही इसका सबसे ज्यादा मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से मेटल जल्दी खराब होता है, ठीक है। तो थोड़े आगे चलते हैं हम इसमें, तो ये जल्दी से नोट डाउन कर लिया मैंने, आपको कोरोजन बताया, कोरोजन के टाइप बताए, लेकिन वेट कोरोजन के एग्जाम्पल लिखाए, ठीक है। तो आजकल जो है वो वेट कोरोजन ही है हमारे लिए, ड्राई नहीं है, तो मैं इसे मिटा दूं यहां पर। अब जो हमारे पास में चलने वाला है वो चलने वाला है रस्टिंग ऑफ आयरन का केमिकल प्रोसेस, यानी किस तरीके से रस्ट लगता है मेटल पर। तो समझना केमिकल रिएक्शन को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी भी मैं इसे बोल सकता हूं क्योंकि इसमें अपने आप सेल की तरह रिएक्शन होंगी, सेल्फ प्रोसेस है, ठीक है, यानी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होता है, हम लगवाते नहीं है रस्ट को कि मेटल में रस्ट लगवाएंगे जबरदस्ती, नहीं, अपने आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो समझना जरा किस तरीके से होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की बात चल रही है यहां पर, तो मैं लिखता हूं जरा इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, किसकी, रस्टिंग ऑफ आयरन की, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या प्रोसेस है आयरन पर रस्ट लगने का, क्या प्रोसेस है आयरन पर रस्ट लगने का। तो सबसे पहले क्या होता है कि मेरे पास में ये सॉलिड आयरन है, मेरे पास में ये सॉलिड आयरन है, ये रहा, ये मेरे पास में एक सॉलिड आयरन है, ये रहा, ये सॉलिड आयरन है, आयरन रॉड, आयरन रॉड, Fe रॉड, आयरन रॉड है। अब क्या होगा कि इस पर एक वाटर की ड्रॉप आ जाती है, ये वाटर की ड्रॉप है, पानी की बूंद। जैसे ही वाटर की ड्रॉप किसी मेटल के सरफेस पर आती है तो रस्ट लगने की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। कैसे होगी, लेकिन तुरंत नहीं, प्रोसेस को समझो। अब एटमॉस्फेयर में CO2 गैस है और एटमॉस्फेयर में O2 गैस है। अब CO2 का जो नेचर है, ये वाटर आया आयरन के सरफेस पर, ये वाटर की ड्रॉपलेट आई आयरन के सरफेस पर। अब होगा क्या कि ये जो CO2 है, ये जो CO2 है और ये पानी की बूंद है, ये पानी की बूंद है, तो ये जो CO2 है ये इस वाटर में डिसॉल्व होगा, ये जो CO2 है इसमें ये CO2 इस पानी में डिसॉल्व होगा, जो पानी की बूंद है ये बन जाएगा H2CO3, एक वीक एसिड है जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का, यानी इलेक्ट्रोलाइट बन चुका है, इलेक्ट्रोलाइट मिल चुका है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट स्टेप वाइज चल रहे हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये पार्शियली डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि वीक एसिड बोल रहा हूं तो पार्शियली डिकम्पोज हो जाएगा अपने आयनों में CO3-2 और ये H आयन। अब ये इलेक्ट्रोलाइट मिल चुका है, ये जो H2O है ये क्या बन गया है, ये H2O इस CO2 के साथ मिलकर के इलेक्ट्रोलाइट मिल चुका है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट कैथोड होना चाहिए, एनोड होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, करंट फ्लो हो जाएगा, मतलब रिएक्शन हो जाएगी। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है H2CO3, क्लियर बात। यहां H2O है। अब इस थर्ड प्रोसेस में एक बात आपको पता होगी कि जो H2O है वो सेल्फ आयनाइजेशन का काम करता है और अपने आप H आयन और OH आयन में टूट जाता है। सेल्फ आयनाइजेशन, तो सेल्फ आयनाइजेशन का काम करता है और अपने आयनों में टूट जाता है। अब होगा क्या कि ये H आयन और OH आयन में टूट चुका है, H आयन और OH आयन में, ये H2O टूट चुका है, H आयन
और OH आयन में टूट चुका है, CO2 डिसॉल्व हो चुका है, O2 अभी बचा हुआ है, ये O2। अब क्या होगा, ये आयरन है, ये रहा आयरन, ये आयरन है, ये आयरन है, ये आयरन का ही तो रॉड है ये, और ये आयरन के पार्टिकल है। अब ये आयरन के पार्टिकल मान लो एक Fe 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो एक Fe यहां आ जाएगा Fe+2। अब एक Fe और क्यों ले रहा हूं, वो तो बहुत सारे सकते हैं, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, तो तुम्हारी समझ में आ जाए आसानी से, एक Fe और, तो एक Fe और अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को कौन गेन करेगा, तो इन इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, और H आयन भी गेन कर सकता है, तो O2 भी गेन कर सकता है और H आयन भी गेन कर सकता है। यहां तक आई बात समझ में। तो Fe ने इलेक्ट्रॉन दिए, Fe+2 बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके साथ जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन आयन के साथ में। अब हाइड्रोजन आयन कहां से आए हैं, पानी से आए हैं, जो सेल्फ आयनाइजेशन है। तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, 4th स्टेप की तरफ हम, यानी ऑक्सीजन है, ये रहा ऑक्सीजन। अब प्लस में H आयन है, ये रहे H आयन, तो मैंने लिखा यहां पर 4H आयन। 4 क्यों लिख रहा हूं, रिएक्शन बैलेंस लेकर के चल रहा हूं एक साथ, ठीक है। 4H आयन प्लस ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनको सबको आप ऐड करो तो क्या बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2H2O। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर बार H आयन ही इलेक्ट्रॉन गेन करे, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन भी गेन कर सकता है, ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन कितनी अमाउंट में है। ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन होगा तो फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, ऑक्सीजन ही गेन करेगा। उस केस में रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, O2 प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2H2O जो वाटर बना है, एरो 4OH आयन। अगर मैं तुमसे ओवरऑल रिएक्शन की बात करता हूं, ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या है कि ये जो Fe है, ये जो Fe है, Fe किस में कन्वर्ट हुआ, Fe+2 में, यानी Fe कन्वर्ट हुआ Fe+2 में। तो Fe जब Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब Fe अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। लेकिन Fe किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो Fe के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तो ऑक्सीजन ले रहा है, इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन लेने का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Fe का, आयरन का, तभी तो Fe+2 में कन्वर्ट हुआ बच्चों। अब और एक H आयन, ये भी अनबैलेंस है, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो Fe कन्वर्ट हुआ Fe+2 में, और प्लस में O2 इसने इलेक्ट्रॉनों को गेन किया, और प्लस में H आयन, प्लस में H आयन इसने Fe के इलेक्ट्रॉनों को गेन किया, ठीक है। और ये बना देंगे H आयन और O2 मिलकर के बनाएंगे H2O। अब मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर रहा हूं, तो ये 2Fe हो जाएगा, O2 हो जाएगा, 4H आयन हो जाएगा, 2Fe+2 और 2H2O। ये हो गया तुम्हारा रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो आयरन है ये किस में चेंज हुआ है, Fe+2 में, यानी फेरस में चेंज हुआ है। अब ये जो फेरस आयन है, ये जो फेरस आयन है, इसका इलेक्ट्रॉन फिर से ऑक्सीजन लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर से आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, इस पर डिपॉजिट होते जा रहा है, और इसमें पानी भी है, ये H आयन और OH आयन क्या है, वाटर है, और वाटर इसमें पहले से भी है, मतलब मॉइस्चर की वजह से वाटर है। अब ये जो Fe+2 है, ये Fe+2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन को, जो बन जाएगा Fe+3 में, यानी Fe+2 अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या बन जाएगा, Fe+3 में, यानी फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा। तो Fe+2 रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ में, प्लस में ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर है ही यहां पर पहले से ही, तो 4H2O बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, तो आप बैलेंस यानी चार्ज चेक कर लेना अच्छे तरीके से। तो ये बन जाएगा 2Fe2O3 प्लस में 8H आयन प्लस में 8H आयन, ये है तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये रस्ट है जो अभी और मॉइस्चर के साथ लगेगा, ये है वो रस्ट जो मेटल को खत्म करने लगेगा। तो Fe+2 किस में कन्वर्ट हुआ, Fe+3 में। आप यहां ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, Fe को X मान लेना, यहां Fe2O3 है, इसको आप X मानोगे तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस में 3 ऑक्सीजन -2 बराबर 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, और X इक्वल आ जाएगा +3। तो +2 किस में चेंज हो रहा है, +3 में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो Fe+2 यहां पर आ जाएगा 2Fe2, यानी Fe कितना है, 4 है, तो यहां मैंने 4 कर दिया। बैलेंस रिएक्शन है, ये फेरिक ऑक्साइड है, इसकी वजह से रस्ट लगेगा। अब ये जो फेरिक ऑक्साइड है,
Fe2O3 Fe2O3 ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके H2O, मॉइस्चर के मॉलिक्यूल कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 10 20 50, तो क्या बन जाएगा Fe2O3.XH2O, ये वो रस्ट है जो आयरन पर डिपॉजिट होगा, रस्ट, ठीक है, ये वो रस्ट है जो आयरन पर डिपॉजिट होगा। तो बन गया जी ये रस्ट। अब मेटल खराब होने लग जाएगी। अब इस रस्ट की दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम यह है कि आयरन पर जो रस्ट लगता है, आयरन पर जो रस्ट लगता है वो स्टिकी नहीं होता, जबकि कॉपर जो कोरोड होती है मेटल, या सिल्वर जो कोरोड होती है, ठीक है, उनका जो कोरोजन है वो स्टिकी होता है। मान लीजिए ये तुम्हारे पास में एक कॉपर की मेटल है, कॉपर की मेटल मतलब कॉपर है। अब यहां पर एटमॉस्फेरिक गैसेस ने अटैक किया, अब ये मेटल कोरोड होने लग जाएगी, कोरोजन लगने लगेगा, तो इसके सरफेस पर एक ग्रीन लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, ग्रीन लेयर आ जाएगी। अगर तुम्हारे घर में कोई कॉपर का बर्तन भी है तो तुम देखोगे उसके चारों तरफ ग्रीन लेयर आ जाती है। उसे कोशिश करो छुटाने की, वो आसानी से वहां से हटती नहीं है, रिमूव नहीं होती। अब ये ग्रीन लेयर डिपॉजिट हो गई कॉपर पर, ग्रीन लेयर है। जब एटमॉस्फेरिक गैस आएंगी तो अब वो किससे टकरा रही है, ग्रीन लेयर से, ना कि कॉपर से। तो कॉपर जो मेटल है वो तो सेफ हो गया, वो तो सेव रहेगा और सेफ हो गया हमारा हमेशा के लिए। तो जो इस पर कोरोजन हुआ, जो इस पर कोरोड हो रहा है, उसने अंदर से मेटल को सेफ करके रख रखा है। जबकि आयरन जो होता है, आयरन पर जो रस्ट लगता है, ठीक है ना, वो स्टिकी नहीं होता। मान लो ये आयरन है, आयरन रॉड, ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था। जब ये आयरन रॉड है और यहां से इतना हिस्सा Fe जो है आयरन, वो Fe+2 में कन्वर्ट हो गया, तो इतना हिस्सा ये टूट गया, निकल गया इतना हिस्सा। तो अब एटमॉस्फेरिक गैसेस, मॉइस्चर फिर यहां अंदर अटैक करने लगेंगी, चारों तरफ अटैक करने लगेंगी। सोचो ये मेरे पास में एक रॉड है आयरन की, यहां आई एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक की, अब यहां लग गया रस्ट। जब ये रस्ट लग गया तो ये रस्ट अब इस पर चिपकेगा नहीं, क्योंकि ये स्टिकी नहीं है, ये चिपकेगा नहीं। जब ये चिपकेगा नहीं तो ये गिर जाएगा टूट के। जब टूट के गिर जाएगा तो मेटल ने अपना सरफेस फिर से प्रोवाइड करा दिया, मेटल ने अपना सरफेस फिर से प्रोवाइड करा दिया रस्ट लगने के लिए, कि आओ भाई एटमॉस्फेरिक गैसेस आओ और डिपॉजिट हो जाओ और रस्ट लगाओ। और अगर ये स्टिकी सरफेस, अगर ये स्टिकी कोरोजन होता तो जो भी रस्ट लगता वो इस पर चिपक जाता और अंदर से मेटल सुरक्षित रहती, तुम्हारी सेफ होती, ठीक है। अब जितने भी ये डैम हैं, जितने भी बड़े बड़े पुल हैं ये बनते हैं, तो इनके कोलैप्स होने का यही रीजन है, इनके टूटने का, गिरने का यही रीजन है। क्या रीजन है? कि जब आयरन पर एटमॉस्फेरिक गैसेस, और डैम में भी पानी होता है, नदियों में भी पानी होता है, पुल ज्यादातर नदियों के ऊपर ही बनते हैं, तो पानी की वजह से, यानी पानी है तो ऑक्सीजन भी है और रस्ट लग जाएगा। रस्ट स्टिकी नहीं है तो वो रस्ट बना, टूट के गिर गया, रस्ट बना, टूट के गिर गया, तो मेटल धीरे धीरे पतली होने लगेगी और पुल टूट जाएगा, ठीक है। तो पुल टूटने का यही सबसे बड़ा रीजन होता है, ठीक है। आजकल तो रस्ट को रिमूव करने के तरीके हैं और हम एंटी रस्ट सॉल्यूशन वगैरह यूज करते हैं, लेकिन रस्ट किन वजह से लगता है, किसकी वजह से रस्ट लगेगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, यानी किन किन फैक्टर से प्रमोट होता है रस्ट, ठीक है, तो वो बता दें। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको रब कर देता हूं, और रब करने के बाद में मैं बताने वाला हूं आपको फैक्टर्स विच प्रमोट कोरोजन। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से कोरोजन को प्रमोट किया जाएगा नहीं, अपने आप हो जाता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। अब चलते हैं अब फैक्टर्स विच प्रमोट कोरोजन। उसे बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं जो मैं डायग्राम में बताना भूल गया। दोबारा से तुम्हें डायग्राम देखना होगा कि मेरे पास में ये आयरन है। क्यों चीज बताना चाह रहा हूं मैं तुम्हें, ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन गया तो ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन आया तो रिडक्शन। लेकिन अब इसमें प्रोसेस कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ये तो हमें देखना पड़ेगा। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहां प्रोड्यूस हो रहा है, कोरोजन में। ये मुझे बताना है तुम्हें, ये मुझे समझाना है तुम्हें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर बेस्ड रिएक्शन कैसे कैसे हुई। यानी कोरोजन लगा तो कोरोजन में कहां पर तो कैथोड हुआ और कहां पर एनोड हुआ। तो ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की अमाउंट पर। देखो ये आयरन है, ये आयरन था जो मैंने तुम्हें डायग्राम में बताया था। ये वाटर ड्रॉपलेट थी,
ये पानी की बूंद है। अब पानी की बूंद है यानी ये H2 है और H2O में सेल्फ आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो इसका मतलब ये H आयन हुआ था और ये OH आयन दोनों मिलकर पानी बना रहे हैं। एटमॉस्फेयर में CO2 गैस होती है, आ रही है, और ऑक्सीजन गैस होती है, वो भी आ रही है। अब CO2 जैसे ही पानी में घुली थी तो वो बन गया था H2CO3, जिसका नाम था कार्बोनिक एसिड। क्या नाम था? कार्बोनिक एसिड नाम था। जब CO2 इसमें डिसॉल्व हुआ था, ठीक है ना, तो वो बन गया था कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो डिकम्पोज हुआ था वो डिकम्पोज हुआ था 2H आयन और CO3-2 में, यानी यहां आ गए H आयन, यहां आ गए CO3-2। ये आयरन के पार्टिकल हैं, ये आयरन के पार्टिकल हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है क्योंकि सॉलिड है। अब क्या होगा कि ये जो आयरन है, ये Fe+2 में चेंज हो रहा था। किस में चेंज हो रहा था? Fe+2 में चेंज हो रहा था। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने एक और आयरन से इलेक्ट्रॉन निकाले थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए थे। तो इलेक्ट्रॉन ये वाला पोर्शन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जहां ऑक्सीडेशन होता है हम उसको एनोड बोल देते हैं। अब एनोड यही क्यों बना, यहां क्यों नहीं 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 बना, यही क्यों एनोड बना? तो इसके बनने का रीजन है कंसंट्रेशन ऑफ O2, यानी जहां पर O2 की अमाउंट ज्यादा होगी, जहां पर O2 की अमाउंट ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा ड्यू टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यानी O2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ज्यादा होने की वजह से O2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जहां O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ये O2 है मान लो यहां, और O2 की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है, तो इस Fe से इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी तो फेरिक बनेगा, तभी तो Fe+3 बनेगा, और Fe+2 भी इसी की वजह से बना है। अगर इस O2 की अमाउंट यहां ज्यादा है तो हो सकता है ये वाला आयरन ज्यादा निकल के, आयरन के इलेक्ट्रॉन जाते निकल के, ठीक है, Fe+2 ये बनता या ये बनता, तो यहां होगा एक कैथोड, इसके अकॉर्डिंग जो मैं समझा रहा हूं, और यहां होगा एनोड। यानी ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक किसका काम कर रहा है? कैथोड का। ये किसका काम कर रहा है? एनोड का। तो इस डायग्राम के थ्रू मैंने तुम्हें बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड भी बनता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड भी बनता है। अब एनोड कहां बनेगा, कैथोड कहां बनेगा, यह डिपेंड करता है ऑक्सीजन की अमाउंट पर। तो जहां पर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कैथोड। दूसरा पोर्शन जो मेटल का है, आयरन का है, वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मतलब एनोड। तो ये डायग्राम समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया है। यानी फैक्टर्स विच प्रमोट कोरोजन, फैक्टर्स विच प्रमोट कोरोजन। नंबर एक रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। क्लियर है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको पता लग जाएगा, जो मेटल जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी उतनी जल्दी रिएक्शन करेगी, जितनी जल्दी रिएक्शन करेगी इसका मतलब कोरोड होना शुरू हो गई है, उस पर कोरोजन लग जाएगा। नंबर दूसरी बात अगर मैं आपसे बात करूं, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी, यानी जितनी ज्यादा इंप्योरिटी होगी रस्ट लगने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, और जितनी प्योर मेटल होगी वो उतनी ज्यादा सुरक्षित होगी क्योंकि आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है। नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंस ऑफ एयर या मॉइस्चर एंड मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, तो मॉइस्चर और एयर की वजह से भी रस्ट जल्दी लगेगा। ठीक है। अगला स्ट्रेन्स इन मेटल, स्ट्रेन्स इन मेटल, तो मेटल में क्या है? स्ट्रेन है, तो गैस उसमें रुक जाएंगी, जो स्ट्रेन है मेटल में गैस आएंगी और उसमें रुक जाएंगी और रिएक्शन करने का पूरा टाइम मिलेगा, समय मिलेगा। ठीक है। नंबर 5, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है तब भी रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। जैसे अभी एक इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस हो गया था रस्टिंग ऑफ आयरन में, कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो अपने आयनों में टूट गया था, 2H आयन और CO3-2, तो इन वजह से कोरोजन प्रमोट होगा। ठीक है। अगर अब मैं आपसे बात करता हूं प्रिवेंशन, यानी अब तुम्हें कोरोजन को कोरोड होने से मेटल को रोकना है, तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन,
तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, बैरियर प्रोटेक्शन, नंबर 1 बैरियर प्रोटेक्शन। तो बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब है कि आपके पास में अगर कोई मेटल है, ये मेटल है, इस मेटल पर आपने ग्रीसिंग कर दी या आपने इस पर ऑयल लगा दिया, तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं अब वो या तो ग्रीस से टकराएंगी या उस ऑयल से टकराएंगी, डायरेक्ट मेटल से नहीं टकरा पाएंगी। तो आपने एक बैरियर क्रिएट कर दिया है, इसलिए उसको बोलेंगे हम बैरियर प्रोटेक्शन। नंबर 2, दूसरा है सैक्रिफिशियल मेथड। सैक्रिफिशियल मेथड, सैक्रिफिशियल मेथड का मतलब है कि जब एक मेटल दूसरी मेटल के लिए कुर्बान हो जाती है, एक मेटल दूसरी मेटल के लिए कुर्बान हो जाती है, उसे बोलेंगे सैक्रिफिशियल मेथड। अब कौन सी मेटल किसके लिए कुर्बान होगी, यानी एक तुम्हारे पास में लो रिएक्टिव मेटल है, ये तुम्हारे पास में एक लो रिएक्टिव मेटल है, लो रिएक्टिव मेटल है ये तुम्हारे पास में। अब तुमने इसके ऊपर लेपिंग कर दी एक हाई रिएक्टिव मेटल की, ये हाई रिएक्टिव मेटल की लेपिंग कर दी, ये हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव मेटल। अब हाई रिएक्टिव क्या काम करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, लो रिएक्टिव मेटल करेगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो आयनों में डिकम्पोज होती जाएगी हाई रिएक्टिव, तो धीरे धीरे ये मेटल खत्म होने लगेगी और इलेक्ट्रॉन की लेयर लो रिएक्टिव मेटल के चारों तरफ बन जाएगी, जिससे ये प्रोटेक्ट रहेगी। तो जिसका इलेक्ट्रॉनों का लूज हो रहा है, ठीक है, वो एनोड का काम कर रहा है यानी ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो कैथोड है। तो ये कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बना एक तरह से। तो सैक्रिफिशियल मेथड नंबर 2 के बाद नंबर 3 आएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन या कैथोडिक प्रोटेक्शन। सेम, मेरे पास में ये एक आयरन की मेटल है, अब मुझे इस आयरन को बचाना है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैंने इसके ऊपर मैग्नीशियम की लेपिंग कर दी। तो मैग्नीशियम क्या है, हाई रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो मैग्नीशियम किसका काम कर रही है, एनोड का। और जो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है मेटल, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों की कवरिंग हो गई है, वो किसका काम कर रहा है, कैथोड का। तो आपने कैथोड को बचाने के लिए, एनोड खत्म हो रहा था, तो ये कैथोड था लो रिएक्टिव, कैथोड बच रहा था और एनोड क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था। इसीलिए ये सैक्रिफिशियल भी हुआ और कैथोडिक प्रोटेक्शन भी हुआ। ठीक है, अब नंबर 4 लास्ट है यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। तो मेटल में आप एंटी रस्ट सॉल्यूशन का यूज कर सकते हो। अब इसका जो सबसे ज्यादा, पहले बता दूं कौन कौन से हैं, एग्जांपल लिख देता हूं। एल्केलाइन फॉस्फेट एक एंटी रस्ट सॉल्यूशन है, या दूसरा है एल्केलाइन क्रोमेट। इनका जो यूज है यूज्ड इन कार में जो रेडिएटर है उसमें यूज होता है। तो ये सॉल्यूशन है, इनकी वजह से आप मेटल को कोरोड होने से बचा सकते हो। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, और इनकी वजह से रस्ट लगने की ज्यादा संभावना हो जाएगी। तो आज ये लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, चैप्टर खत्म। अब मिलेंगे अगले टॉपिक में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।